हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल बायो और इसमें हम टारगेट करेंगे कंप्लीट रिवीजन, जिसमें हम डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट है सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, जो हमेशा मतलब जिस पार्ट से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं उस पार्ट को हम फोकस करेंगे यहाँ पे। और बाकी चीज़ें आप जो एक्सप्लेनेशन है उस पे ध्यान देना। मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखने वाला काम नहीं कर रही। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल बायो में सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल इज़ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल थ्योरी जो दी गई थी वो सेल्डन एंड स्वॉन ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल इज़ फंक्शनल यूनिट एंड सेल इज़ हेरिडिटरी यूनिट। तो ये 3 पॉइंट हैं जो सेल्डन एंड स्वॉन ने अपने सेल थ्योरी में दी थी। अब इसके आगे इसको एक्सटेंड करते हुए विर्को ने क्या बताया था कि सेल इज़ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल हमेशा ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ठीक है, पॉइंट्स नोट कर लेंगे। तो विर्को का हमने इसमें देखा और सेल्डन स्वॉन का देखा। अब आगे देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या थे कि जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो डिफरेंट होते हैं। जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, उसका साइज अलग अलग रेंज करता है, जैसे 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड तक। इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं कुछ जो ये वायरॉइड्स होते हैं। अब इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वायरॉइड्स के पास। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, वो उसको फॉलो नहीं करते हैं जो सेल्डन एंड स्वॉन ने कहा था। अब दूसरा इसमें एक्सेप्शन आता है वायरस। तो एक्सेप्शन क्या क्या है इसके एक्सेप्शन, पहला है वायरॉइड, ठीक है, दूसरा है वायरस। अब वायरस क्या है, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकता है, इनके पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो ये भी जो बेसिक चीज़ें होती है सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये फॉलो नहीं करते, तो ये भी एक्सेप्शन होते हैं। अब जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो अब तीसरा था मैच्योर आरबीसी। फोर्थ पॉइंट आएगा ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि फर्स्ट सेल इज सिंथेसाइज्ड कीमोजेनेसिस प्रोसेस। जो पहली सेल बनी होगी उसका ओरिजिन डिफरेंट है। जैसे कि विर्को ने क्या कहा था कि हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है, लेकिन जो फर्स्ट सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बनी है, वो कीमोजेनेसिस प्रोसेस से बनी है। तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गई सेल थ्योरी की एक्सेप्शन। अब आगे देखें तो अब सेल की बात करें तो सेल के पास क्या क्या होता है। तो सेल की बात करें, सेल के पास क्या क्या होता है। एक होता है इसके पास, इसको सेल का डिवीजन हम कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कैसे, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज़ अलग अलग होता है। उनका साइज़ रेंज करता है 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक। और ये जो सेल होते हैं, ये सेल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एक यहाँ पे सेल है, इसके पास अपना एक न्यूक्लियोइड होगा, क्रोमोसोम जो इनके हैं, और इनके इसमें ग्रैन्यूल्स कुछ होंगे, अलग अलग साइटोप्लाज्मिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोट एब्सेंट, इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स का साइज कहाँ से रेंज करता है, 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। जैसे इसके पास न्यूक्लियस होगा, उसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और सब मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ठीक है, अब लिस्ट कर लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल कौन सी होती हैं और डबल कौन सी होती हैं। तो देखो, सिंगल मेम्ब्रेन
किस सेल ऑर्गेनल में होगी? ये होंगी ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और डबल मेम्ब्रेन की बात करें, डबल मेम्ब्रेन की, तो ये होता है 3 ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास DNA होगा उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है न्यूक्लियस। तीनों के पास DNA होता है अपना, तो तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन होगा। अब मेम्ब्रेन लेस कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? मेम्ब्रेन लेस ये होते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स में 70S का होता है, यूकैरियोट में 80S का होता है। जो 70S वाले होते हैं वो दोनों ही प्रोटीन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और जो 70S वाले राइबोसोम होते हैं वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन और RNA दोनों होता है। अब आगे देखेंगे तो साइटोस्केलेटन, दोनों में साइटोस्केलेटन कैसे होता है कि जो प्रोकैरियोट है उसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट है उसमें साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो जो बैक्टीरिया है उसके जो सेल होंगे उसके पास रिजिड सेल वॉल होगा। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होगा, और इसी के बेसिस पे आगे फर्दर डिवीज़न भी होता है। जैसे आर्किया, ये सब जो इसमें फर्दर डिवीज़न होता है ये सेल वॉल के बेसिस पे ही होता है। इस पर ऑलरेडी एक PYQ आया हुआ है। और इसमें जनरली जो बैक्टीरिया का सेल है वो उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल इसका रिजिड है। अब बात करें यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन की, तो इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें फ्लेक्सिबल होता है। जो साइटोस्केलेटन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 3 फिलामेंट्स। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं, तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन देख रहे हैं हम, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में क्या है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रो में तो हमने देखा क्या था? रिजिड है, और इसके पास सेल वॉल है। डन। और जो यूकैरियोट है ये फ्लेक्सिबल है, और इसमें 3 फिलामेंट्स हैं। 3 फिलामेंट्स हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अब जो ये साइटोस्केलेटन जो हमने प्रोकैरियोट में देखा, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। जो माइकोप्लाज्मा होगा, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता, तो इसमें नो सेल वॉल। डन। तो ये हमने प्रोकैरियोट की बात की। अब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की बात करें, तो जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या है कि अपटेक ऑफ फॉरेन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। वहीं पे एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो रिलीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब एंडोसाइटोसिस में 2 चीज़ें होती है, एक फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है वो अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, और ये इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, मतलब खा रहा है वो। और पिनोसाइटोसिस में अपटेक ऑफ फ्लूइड मटेरियल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। अब देखेंगे तो नेक्स्ट है कि फ्रॉम प्रोकैरियोट सेल और टू यूकैरियोट ओरिजिनेटेड। अब प्रोकैरियोटिक सेल से कैसे यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं, ये इसमें एक थियरी होता है। ये इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल जो सेल हैं उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। जैसे कि हम जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकेज हो जाता है,
और वो वैक्सीनेशन शो करते हैं, जिसके वजह से अलग अलग जो यूकैरियोट है उसके पास जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं वो उसी तरीके से बनते हैं। अब आगे बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसमें लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन फ्रॉम ईआर और गोल्जी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल या फिर पैरोक्सिसोम, इट्स केमिकल कंपोजिशन आर लाइक देयर आर लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों में ये कंपोजिशन तो सेम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब एक्सटर्नल मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल दैट कवर्स द साइटोप्लाज्म इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं उनमें जो एनिमल होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। और जो प्लांट होते हैं उनके पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। और केमिकल कंपोजिशन देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जो आरबीसी है, आरबीसी के पास 50% तक प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% होता है, मतलब बहुत ही कम होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों इक्वल अमाउंट में होगा। और जो न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन में क्या होता है, प्रोटीन कम होता है, लिपिड ज़्यादा होता है। जैसे हमें पता है उसमें माइलिनेशन होता है, तो माइलिनेशन लिपिड से ही बनता है, तो इसीलिए उसमें 70% लिपिड होता है और 30% प्रोटीन होता है। और सेम इसमें भी कार्बोहाइड्रेट तो हर जगह लेस देन 1% ही होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बस थोड़ा सा ही पार्ट बनाते हैं। और ऐसे ही आगे बात करें बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की, तो इसमें 70% प्रोटीन होता है और 30% लिपिड होता है। तो इसमें जो डबल मेम्ब्रेन बन रहा है स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है और लिपिड कम है और लेस देन 1% वही कार्बोहाइड्रेट है। अब आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के पास होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इससे हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं और बनते हैं, मतलब बनने ही हैं, फिक्स है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही, 1-2 बनेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्ब। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले देखिए अगर, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, सबसे पहले देखेंगे कार्ब। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो है ये लिपिड है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। तो यहाँ से कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अटैच होते हैं। जैसे अब अगर लिपिड के ऊपर ऐसे अटैच है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, तो इनको हम बोलेंगे सॉरी ये प्रोटीन है, लिपिड ये ग्लाइकोप्रोटीन। डन। और अगर लिपिड के ऊपर अटैच है, कोई दूसरा है, ये लिपिड के ऊपर अटैच है, तो इनको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। डन। अब देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो ग्लाइकोलिपिड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस साइड पे अटैच है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस साइड पे अटैच है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सट्रिंसिक साइड पे अटैच है, एक्सट्रिंसिक फेज है, और ये इंट्रिंसिक फेज है, मतलब ये अंदर वाला साइटोसोल वाला फेज है, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन एक्सट्रिंसिक साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स नेवर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, दे इधर बाइंड टू द लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर बाइंड हो रहा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे, उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बाइंड हो रहा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे, एज सिंपल एज दैट।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिपिड। लिपिड, अब लिपिड को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अब देखो लिपिड क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, याद करते हुए चलना। तो फैटी एसिड क्या है, ईस्टर्स ऑफ लिपिड क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मतलब लिपिड में क्या होगा, एक फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड का ईस्टर होगा, और वो अटैच कैसे होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से, ठीक है। तो ये बन जाता है लिपिड। तो अब जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है वो दो तरीके का हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल बेस्ड हो सकता है, या तो वो स्फिंगोसिन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल होगा तो ग्लिसरॉल होगा तो उसका अलग कंपोजिशन होगा, स्फिंगोसिन होगा तो उसका अलग कंपोजिशन होगा, ठीक है। अब जो फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड होते हैं तो उनके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, और डबल बॉन्ड होगा तो उनको, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो अभी तक हमने लिपिड में क्या देखा, लिपिड क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो इसमें हम दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और दूसरा क्या है, फैटी एसिड। ये ईस्टर्स है और ये अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ग्लिसरॉल बेस्ड हो सकते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड, दूसरे हो सकते हैं स्फिंगोसिन बेस्ड, ठीक है। जो ग्लिसरॉल होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये जो होता है ये 18 कार्बन कंपाउंड होता है। अब फैटी एसिड का हमने देखा कि फैटी एसिड दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। डन। सैचुरेटेड किस बेसिस पे हमने बोला, सैचुरेटेड तब होंगे जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड तब होंगे जब कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस बेसिस पे होते हैं, जैसे कि जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें आता है लॉरिक एसिड 12 कार्बन का होता है, मिरिस्टिक एसिड, पामिटिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, पामिटिक ये 16 कार्बन का होता है, स्टीरिक एसिड है, स्टीरिक एसिड ये होता है 18 कार्बन का, और एराकिडोनिक एसिड ये होता है 20 कार्बन, एराकिडिक एसिड ये होता है 20 कार्बन का। फिर आगे बात करें अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यही पामिटिक एसिड जो होता है पामिटोलिक एसिड बना लेता है, ये इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है। ओलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड ये 18 कार्बन का, और इसमें गामा लिनोलिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। ये 18 कार्बन का ये भी होता है, तो अलग अलग इसमें बॉन्डिंग होती है। अब जो पामिटिक ये ओलिक एसिड है ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब एक ही इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ये ओलिक एसिड। और जो अल्फ़ा ये जो लिनोलिक एसिड है ना, इसमें गामा अल्फ़ा प्रेजेंट होता है, और एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक भी ऐड कर लेते हैं, एराकिडोनिक ये जो है सॉरी ओलिक नहीं है, ये दोनों हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं पूफा। इसको क्या बोलते हैं, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड होते हैं, ये इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये क्या होता है, इसेंशियल। डन। हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड। लिपिड के टाइप्स कितने हैं। अभी तक हमने देख लिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के ऊपर बाइंड होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर बाइंड होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। फिर हमने लिपिड देखा, लिपिड दो चीज़ों से मिलके बना है, एक फैटी एसिड से, दूसरा
दूसरा बना है क्या था, दूसरा बना है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल दो तरीके का होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, एक स्फेंगोसिन बेस्ड होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे लिपिड के टाइप्स। लिपिड अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ग्लिसरॉल बेस्ड है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ लिपिड, अब देखो लिपिड के टाइप्स हम देखें तो ये 3 तरह के होंगे। पहला क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ये ग्लिसरॉल बेस्ड है। और इधर दूसरा आता है स्टेरॉल, जैसे कोलेस्ट्रॉल। तीसरा आता है ग्लाइकोलिपिड, डन। अब ग्लिसरॉल बेस्ड अगर फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड अलग अलग टाइप के होंगे। अगर ग्लिसरॉल बेस्ड है तो इसको फॉस्फोग्लिसराइड्स बोलते हैं। और अगर ये स्फिंगोसिन बेस्ड है तो इसको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड, डन। और आगे अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे कि ग्लिसरॉल बेस्ड है तो इसका बैकबोन जो होगा फॉस्फोग्लिसराइड का, इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा और इसके पास जो फैटी एसिड होगी वो जैसे क्या होता है, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 कार्बन से तो 2 फैटी एसिड जुड़ जाते हैं और तीसरे वाले से अलग अलग ग्रुप जुड़ता है। तो अलग अलग ग्रुप जो जुड़ेगा ना, जो तीसरा वाला होगा उससे फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर उससे अलग अलग ग्रुप जुड़ेगा। इसको अगर शॉर्ट में बनाए तो ऐसे होगा कि ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। और इसके जो 3 कार्बन होते हैं अलग अलग उससे ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे 2 से फैटी एसिड जुड़ गया, जो तीसरा वाला है इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, फिर इससे अलग अलग फर्दर ग्रुप्स जुड़ेंगे और इसी के बेसिस पे अलग अलग फॉस्फोग्लिसराइड्स बनते हैं। जैसे कि अगर अगर कोलिन ग्रुप, यहाँ पे जो ग्रुप है इसके जगह कोलिन ग्रुप आ गया, तो कोलिन ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग होता है, जैसे कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो ये अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं, इसका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग टाइप के ये फॉस्फोग्लिसराइड्स बनाते हैं। अब जो स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, जो बैकबोन है ये तो स्फिंगोसिन का बनेगा और इसके पास एक फैटी एसिड जुड़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या जुड़ेगा, दूसरा इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और इससे कोलिन जुड़ेगा, ठीक है, ये कोलिन जुड़ेगा और ये ग्रुप बन गया अब स्फिंगोसिन। अब स्फिंगोसिन के साथ में जब एक और फैटी एसिड जुड़ जाता है तो ये बना लेते हैं, जैसे ये स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा तो इसने बनाया सेरामाइड। मतलब कि इस पार्ट को हाईलाइट कर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो पार्ट है येलो वाला जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं सेरेमाइड, डन। अब इसी सेरेमाइड में जो फॉस्फोकोलिन ऐड हो गया तो अब इस पूरे को बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन। क्या बोलेंगे, स्फिंगोमाइलिन, डन। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें इसमें और ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि ये जो ग्रुप है जो इस फॉस्फोग्लिसराइड में जुड़ता है, इस ग्रुप का जो जैसे कोलिन है तो कोलिन के पास क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने वाली, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोलिन की बात करें, ये आप लोग डिटेल में देख लेना क्योंकि ये बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो कोलिन है, मैं फिर भी इसको बता देती हूँ। जो कोलिन है, कोलिन के पास एक नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन से 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, फिर उससे फर्दर R ग्रुप होता है, मतलब CH2 होता है।
तो इसका मतलब फॉस्फोकोलिन के पास 3 मेथाइल ग्रुप होते हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। उसके पास नाइट्रोजन भी है। और जो फॉस्फो इथेनॉल माइन होता है, 1 मिनट, हाँ, जो फॉस्फो इथेनॉल माइन होता है, इसके पास क्या होता है, एक NH3 होगा, फिर उससे CH2 ग्रुप आगे जुड़े होंगे, तो इसके पास एक अमाइड ग्रुप होता है, ये ध्यान में रखना है। और जो सेरीन है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन के पास एक अमाइड ग्रुप होगा और इसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। और जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल के पास एक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके पास एक रिंग 6 हेक्सा रिंग होता है, तो इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, तो ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जितने भी ये ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये सारे इनकी सिंथेसिस जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है, मतलब इसकी सिंथेसिस हो रही है तो ये किस जगह पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में है या किसी ऑर्गेनल में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लिपिड की अगर सिंथेसिस हो रही है तो इसमें अगर हम इसमें हम अगर पर्टिकुलरली बात करें कि फॉस्फोग्लिसराइड्स जो हैं, तो उनकी सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और जो इसमें स्फिंगोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है गोल्जी में, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मिलोजेन। अब प्लाज्मिलोजेन क्या है कि दीज आर ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स, ठीक है। तो ये भी ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड है, बट द फर्स्ट फैटी एसिड अटैच वाया ईथर बॉन्ड। हमने अभी तक क्या देखा, ईस्टर बॉन्ड होता है ना, जो फैटी एसिड होता है उसमें ईस्टर बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, ये ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं एंड फर्स्ट फैटी एसिड अटैच वाया ईथर बॉन्ड। तो डिफरेंस है यहाँ पे ईथर बॉन्ड में, ये ईथर बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मिलोजेंस। तो प्लाज्मिलोजेंस आर मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड हार्ट। तो ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और हार्ट में, डन। बायोसिंथेसिस अब इनकी कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम में। बायोसिंथेसिस पेरोक्सिसोम। तो अभी तक मैंने बायोसिंथेसिस किसका बताया, लिपिड का जो बायोसिंथेसिस होगा उसमें मेनली बात करें फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो फॉस्फोग्लिसराइड्स, दूसरे स्फिंगोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, जो ग्लिसरॉल बेस्ड होते हैं, उनकी सबकी सिंथेसिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है, और जो स्फिंगोलिपिड्स हैं उनकी गोल्जी पे होती है। और यही प्लाज्मिलोजेन की बात करें तो उनकी सिंथेसिस होती है पेरोक्सिसोम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कार्डियोलिपिन। अब कार्डियोलिपिन क्या होता है, कार्डियोलिपिन सबसे पहले तो इनका बायोसिंथेसिस देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबकी बायोसिंथेसिस ध्यान में रखनी है। ये मार्कर लिपिड होते हैं ऑन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होते हैं। तो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उन पे ये एक तरह से मार्कर लिपिड का काम करते हैं। सॉरी। अब स्फिंगोसीन में हमने क्या देखा, इसकी सिंथेसिस गोल्जी पे होती है। और इसमें हमने देखा स्फिंगोमाइलिन कैसे बनता है, जब स्फिंगोसीन का जो बैकबोन है उस पे एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो उसको कहेंगे हम सेरामाइड। और जब इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन जुड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन, डन। इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था न्यूरॉन के माइलिन सीथ से, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया है कि स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन के पास एक अमाइड बॉन्ड होता है, ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब हम आगे देखेंगे ग्लाइकोलिपिड की। तो हमने ये देख लिया, हमने ये फॉस्फोलिपिड निपटा दिया, ये निपटा दिया।
अब हम इस पे जा रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड पे। उसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। तो अब हम ग्लाइकोलिपिड देखते हैं। ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड हमने जैसे देखा कार्बोहाइड्रेट में भी कि ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, जिस लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये ग्लाइकोलिपिड दो तरह के होते हैं। अगर वो जो अगर वो लिपिड के ऊपर जो जुड़ रहा है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तब जाके इसको हम बोलते हैं सेरेब्रोसाइड। और इस सेरेब्रोसाइड के पास क्या होगा लिपिड। कौन सा लिपिड? इसके पास होगा एक लिपिड। जो भी ग्लाइकोलिपिड होंगे उनके पास लिपिड, और एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, इनके पास लिपिड और एक कार्बोहाइड्रेट होगा। तो जो सेरेब्रोसाइड होते हैं इनके पास एक सेरेमाइड होगा। सेरेमाइड भी एक तरह का लिपिड है ना, स्फिंगोलिपिड है। तो सेरेमाइड के साथ साथ मोनोसैकेराइड होगा। अगर मोनोसैकेराइड हुआ तो इसको हम सेरेब्रोसाइड बोल देंगे। और वहीं पे दूसरा तरीका होता है गैंग्लियोसाइड। दूसरा टाइप है इसका गैंग्लियोसाइड, या इसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड। तो ये गैंग्लियो या फिर ग्लोबोसाइड क्या है कि जब सेरेमाइड के साथ ओलिगोसैकेराइड जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे गैंग्लियोसाइड। ठीक है। तो अब हम स्टेरॉल देखेंगे। स्टेरॉल में जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। इससे ऑलरेडी PYQ आ चुका है, मैं ये बता दूं। तो इसमें PYQ में क्या आया था कि जो भी मैंने ये फॉस्फेटाइडिल ये बताया ना, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये सारे इनका जो लोकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये एक्सट्रिंसिक साइड प्रेजेंट है, कौन से इंट्रिंसिक साइड प्रेजेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। तो ये समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग अलग जो 5 तरह के होते हैं, PC, PI, SM, PE और PS, 5 तरह के होते हैं। 4 तो इसमें हो गए फॉस्फोग्लिसराइड्स और एक स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोमाइलिन। तो इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें PC, तो ऐसे याद रखना है, सबसे पहले PC आया ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ ही यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन, फिर ऊपर की तरफ PI। तो ये 3 चीज़ें ऊपर की तरफ होती हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक साइड में होती हैं। ये एक्सट्रिंसिक है और यहाँ से ग्लाइकोलिपिड जुड़ता है, मतलब यहाँ पे अगर लिपिड है ऐसे है तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। तो अब देखिए ग्लाइकोलिपिड भी एक्सट्रिंसिक साइड पे होता है। अब इंट्रिंसिक में कौन होता है? इंट्रिंसिक में होता है फॉस्फेटाइडिल सेरीन और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, इथेनोलामाइन और फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, एक्सट्रिंसिक में भी इंट्रिंसिक में भी। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 3 चीज़, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखा। कार्बोहाइड्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट कुछ जो सैकेराइड्स हैं वो जाके अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो लिपिड और प्रोटीन है उससे जाके ये अटैच होते हैं। ये फ्री फॉर्म में कभी नहीं होते। और जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होते हैं तो उनको ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं, प्रोटीन से अटैच होते हैं तो उनको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं। अब इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया लिपिड। अब लिपिड में हमने देखा कि लिपिड किस चीज़ से मिलके बना है? एक तो फैटी एसिड से मिलके बना है, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से मिलके बना है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल 2 तरह के हो सकते हैं, एक ग्लिसरॉल होते हैं, दूसरे स्फिंगोलिपिड, मतलब स्फिंगोज होते हैं, स्फिंगोसिन बेस्ड होते हैं। अब जो फैटी एसिड है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड हो सकते हैं, एक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। डन। किस बेसिस पे हो रहे हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल, मतलब बॉन्डिंग के बेसिस पे हो रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसमें हमने कुछ पूफा की बात की जो इसेंशियल लिपिड्स होते हैं। अब आगे हमने इसके बाद क्या देखा कि जो लिपिड्स हो गए
वो तीन तरह के होते हैं। एक तो फॉस्फोलिपिड, अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो। दूसरा है स्टेरॉल, जिसमें हम आगे कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। तीसरा है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, जिसमें हमारा ग्लिसरॉल और लिपिड होता है। तो ये तीन तरह के लिपिड हो गए। पहला इसमें फॉस्फोलिपिड है, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है लिपिड के साथ। तो इसमें इसको हम दो में डिवाइड किए। इसमें एक है फॉस्फोग्लिसराइड्स, दूसरा है स्फिंगोलिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप पॉलीहाइड्रॉक्सी ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट, ठीक है। तो जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, इनके जो बैकबोन होते हैं वो ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं, और उसके पास दो फैटी एसिड के चेन होते हैं, और एक जो कार्बन है उससे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इस फॉस्फेट से अलग अलग ग्रुप आके जुड़ते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग फॉस्फोग्लिसराइड्स बनते हैं। अब इसमें जो चार तरह के मेजर बनते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, एक तो फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडिल सेरीन और फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन, ठीक है। ये हो गए चार तरह के फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब आता है स्फिंगोसिन बेस्ड। स्फिंगोसिन बेस्ड में क्या होता है कि एक स्फिंगोसिन का बैकबोन होगा, उसके पास एक फैटी एसिड होगा, इसको मिला के बोलते हैं सेरेमाइड। अब इस सेरेमाइड पे अगर फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। तो ये हमारा हो गया स्फिंगोलिपिड, ये होता है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने ग्लाइकोलिपिड देखा। ग्लाइकोलिपिड दो तरीके के होते हैं, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड के पास क्या होता है, सेरेमाइड होता है प्लस मोनोसेकेराइड होता है। गैंग्लियोसाइड के पास सेरेमाइड होता है, उसके पास ओलिगोसेकेराइड होता है। डन। अब इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि इनका कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहाँ कहाँ होता है। तो उसमें हमें चार चीज़ें जो हमें आउटर मेम्ब्रेन पे मिली, मतलब आउटर पे नहीं, एक्सट्रिंसिक साइड मिली। कौन कौन सी है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, कार्बोहाइड्रेट और स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें मिली एक्सट्रिंसिक साइड, और तीन चीज़ें हमें मिलती हैं इंट्रिंसिक साइड। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा डन हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन तीन चीज़ें थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, लिपिड, प्रोटीन और कार्ब। तो लिपिड और कार्ब हमने ख़त्म कर दिया, अब हम प्रोटीन पढ़ेंगे। लिपिड में अभी स्टेरॉल बाकी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम प्रोटीन करने जा रहे हैं। अब ये प्रोटीन तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, ये तीनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्या होता है, पहला होता है पेरीफेरल या इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाहर के साइड में प्रेजेंट हो या फिर ऊपर के साइड में प्रेजेंट हो। तो ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा होता है इंटीग्रल या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन। इसका मतलब है ऐसे प्रोटीन जो पास करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। अब तीसरा होता है लिपिड एंकर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल है या फिर जिसको एक्सटेंसिक, ये पेरिफेरल अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, लेकिन बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको एक्सटेंसिक भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेरिफेरल एक्सटेंसिक प्रोटीन की। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, ये आयनिक, कैसे ये अटैच होंगे, आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इनके अंदर होता है। आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन याद रखना है, ये सारे इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ऑलरेडी इसमें पूछे जा चुके हैं। तो इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों के इंटरैक्शन याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखो पेरिफेरल में कौन सा इंटरैक्शन होता है, पेरिफेरल में होता है आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। डन। अब देखो इसको जब हम आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेशन ऑफ इंट्रिंसिक फेज जो अंदर वाला है। अब हमने पेरिफेरल में बताया ना, एक मिनट इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें ऐसे अंदर की तरफ भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, इनको ये भी पेरिफेरल ही है और ये भी पेरिफेरल ही है। ये वाला हो गया इंट्रिंसिक
ये वाला हो गया एक्सट्रिंसिक। डन। और अगर यही बात करें इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल वाले प्रोटीन ऐसे होते हैं, अंदर धसे हुए हैं, क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये हो गया इंटीग्रल। और लिपिड एंकर, लिपिड एंकर क्या होता है कि जो लिपिड होता है, जो ये लिपिड बाइलेयर है, इससे अटैच होंगे, इससे ऐसे अटैच होते हैं, तो ऐसे इनको लिपिड एंकर प्रोटीन बोलते हैं। डन। अब देखो हम देख रहे थे पेरिफेरल, पेरिफेरल में कौन सा इंटरेक्शन होता है, आयनिक होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, क्योंकि ये बाहर से अटैच है तो इसमें आयनिक होगा। डन। अब इसको अगर हमें आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है तो हम अगर पहले देखें इंट्रिंसिक वाले को अगर आइसोलेट करना है अंदर की तरफ जो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम आरबीसी लेते हैं, आरबीसी मेम्ब्रेन लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उसको हम क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं, तो उसमें जब उसमें हाई पीएच होता है और सॉल्ट का हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं। डन। तो उसमें पीएच हाई रखते हैं जो वाटर है, और उसमें हम सॉल्ट ट्रीटमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो आरबीसी के अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, आरबीसी के अंदर वाटर कब जाता है, मतलब किसी भी सेल के अंदर वाटर कब जाएगा, जब बाहर के तरफ हाइपोटोनिक है, अंदर की तरफ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस केस में इंटर करेगा वाटर, तो आरबीसी में यहाँ पे इंटर किया, आरबीसी फूल गई, स्वेलन हो गई, उसका साइज इंक्रीज हुआ, फिर इतना ज़्यादा पानी अंदर जाता है कि उसके बाद आरबीसी लाइसिस हो जाती है, मतलब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये जब ब्रेक डाउन होगा उसके बाद इसकी रीसीलिंग होती है, दोबारा से ये जब जुड़ते हैं तो ये दो तरह से जुड़ जाते हैं। एक तो जैसे ये थे वैसे ही जुड़ गए, तो जो जैसे थे वैसे जुड़ जाते हैं तो इनको बोलते हैं राइट साइड आउट वेसिकल, मतलब राइट है, जैसे था वैसे ही है, राइट साइड आउट वेसिकल। दूसरा तरीके से ये कैसे बना लेते हैं वेसिकल, ये इन साइड आउट बना लेते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन था वो बाहर हो गया, बाहर की जो तरफ था वो अंदर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों तरीके का उसमें बन चुका है हमारे कंटेनर में, जो जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसको हमें सेपरेट करना है, राइट साइड आउट को अलग करना है, इन साइड आउट को अलग करना है। हमें स्टडी किसकी करनी थी, इंट्रिंसिक वाले की, तो हमें चाहिए कौन सा, इन साइड आउट वाला वेसिकल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे और सेपरेट करेंगे। इसमें हम एक बीड लेंगे, बीड के ऊपर लेक्टिन लगाते हैं। अब ये लेक्टिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेक्टिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो हमें पता है कि बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो जो वेसिकल राइट साइड आउट होगा उसका एक्सपोज्ड साइड पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, तो ये बीड उस कार्बोहाइड्रेट से इंटरैक्ट करेगा और उसको पकड़ लेगा। ठीक है, और जो इन साइड आउट वाले वेसिकल हैं वो इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट अंदर की तरफ जा चुका है, तो वो वाले बाहर निकल जाएंगे। जो कॉलम होगा, क्रोमेटोग्राफी होगा, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कॉलम, उससे ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको आइसोलेट करते हैं। अब बात करें इंटीग्रल या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो ये जो टाइप के प्रोटीन होते हैं इनके पास जो इंटरेक्शन होगा हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक क्यों होगा, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये क्रॉस कर रहा है लिपिड मेम्ब्रेन को, तो अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है, तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन चाहिए, इसलिए इसके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। और इसके पास इसमें मेजरली अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर ये बीटा पोरिन्स भी बनाते हैं। तो जो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बीटा पोरिन है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो प्रोटीन। तो इसका जो एन टर्मिनल होता है मोस्टली ये बाहर की तरफ होता है, और जो सी टर्मिनल होता है ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होता है, अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे ग्लाइकोफोरिन्स होते हैं जो क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। दूसरा होता है GPCR, ठीक है, जी प्रोटीन रिसेप्टर। अब तीसरा होता है आयनिक एक्सचेंजर, जो आयन को एक्सचेंज करने वाले एक्सचेंजर प्रेजेंट होते हैं, वो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। अब इसका आइसोलेशन की बात करें तो जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, तो ये एम्फीपैथिक हो गए, क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों इंट्रैक्शन होगा। अंदर की तरफ तो हाइड्रोफोबिक होगा, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि बाहर तो वाटर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये एम्फीपैथिक होते हैं। और
ये दो तरीके से इनको आइसोलेट किया जा सकता है। पहला तरीका है कि इसके पास इसमें हम क्या डालें, सेल लें और उसमें हम एसडीएस और सी टैब का ट्रीटमेंट दे दें। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अनायनिक डिटर्जेंट हैं, अनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। अब ये आइसोलेट करेंगे तो जो अगर हम इस वाले टेक्निक से आइसोलेट करते हैं एसडीएस और सी टैब डाल के, मतलब डिटर्जेंट डाल के, अनायनिक डिटर्जेंट डाल के, तो इसमें जो हमें प्रोटीन आइसोलेट होगा वो डी नेचर फॉर्म में आइसोलेट होगा। अब ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये याद रखना है कि जब हम अनायनिक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और अनायनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं ये भी याद रखना है, अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं एसडीएस और सी टैब। तो ये अनायनिक डिटर्जेंट अगर डाल के हम इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं तो जो आइसोलेट करने के बाद प्रोटीन मिलता है वो डी नेचर फॉर्म में मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसमें ट्राइटोन X100 का यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। मतलब नॉन आयनिक डिटर्जेंट अगर डालते हैं तो जो हमें इंटीग्रल प्रोटीन आइसोलेट होगा वो फोल्डेड फॉर्म में आइसोलेट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब हम तीसरा बात करें लिपिड एंकर प्रोटीन की। तो ये जो लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं ये जैसे इसमें ये होते हैं, इसके पास होता है अमाइड लिंकेज, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है। तो इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट। तो ये कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब इसमें जो कुछ साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं, कुछ सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं। तो जो साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं मिस्ट्राइल एंकर अमाइड लेंस्ड प्रोटीन, लिंक्ड प्रोटीन सॉरी, इसमें अमाइड बॉन्ड होता है। और दूसरा होता है असाइल एंकर थायो ईस्टर लिंक्ड प्रोटीन, इसमें थायो ईस्टर बॉन्ड होता है। मतलब ये बॉन्डिंग के बेसिस पे अलग अलग हैं और ये साइटोसोलिक और सिक्रेटरी अलग अलग होता है। तो साइटोसोलिक में 3 आते हैं, एक तो मिस्ट्राइल एंकर जिसमें क्या होता है अमाइड लिंकेज होती है, एक असाइल एंकर जिसमें थायो ईस्टर लिंकेज होती है, तीसरा होता है प्रोलाइन एंकर जिसमें इसमें भी थायो ईस्टर लिंकेज होती है। तो ये 3 हो गए साइटोसोलिक प्रोटीन। एक यहाँ पे होता है सिक्रेटरी प्रोटीन, ये क्या होता है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ये बहुत फेमस है, ऑलरेडी आप लोगों ने नाम इसका सुना होगा, जीपीआई एंकर प्रोटीन। ये साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंकर प्रोटीन, ठीक है। अब ये हमने देखा कि लोकेशन के बेसिस पे प्रोटीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब इसका फर्दर टाइप देखेंगे, अब इसका आगे टाइप देखेंगे तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन है या फिर साइटोसोलिक प्रोटीन है, इस बेसिस पे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट अगला जो डिवीज़न है प्रोटीन का, प्रोटीन्स, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो साइटोसोलिक हो सकता है या दूसरा हो सकता है ये सिक्रेटरी, डन। अब जो साइटोसोलिक है ये क्या करता है, इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोसोल में होगा और वो एंड भी साइटोसोल में ही होगा, इसीलिए इसको साइटोसोलिक प्रोटीन बोलते हैं। मतलब इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो स्टार्ट भी साइटोसोल में हो रहा है और एंड भी साइटोसोल में हो रहा है। और जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन स्टार्ट तो साइटोसोल में होता है लेकिन इसका एंड कहाँ पे होता है, ईआर के मेम्ब्रेन पे होता है। तो ऐसे वाले प्रोटीन को हम बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन। मतलब कि ये ट्रांसलेशन के साथ साथ ही इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये हो गया सिक्रेटरी। और ये साइटोसोलिक में क्या होता है, पूरा जब ट्रांसलेशन हो जाता है, मतलब वो साइटोसोल में बन गया, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो साइटोसोलिक हो जाते हैं। अब साइटोसोलिक प्रोटीन को हम कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये बनते हैं साइटोसोल में ही पूरे कंप्लीट, फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन ट्रैफिकिंग में। ये एक अलग टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे प्रोटीन सॉर्टिंग, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो साइटोसोलिक है इनका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सॉरी, साइटोसोल में ही कुछ रह जाते हैं जो सिग्नलिंग का काम करेंगे, जिसके पास कोई सिग्नल नहीं होगा। जो ये प्रोटीन बनते हैं ना, इनके पास कुछ कुछ सिग्नल होता है। अगर उनके पास सिग्नल है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, कुछ कुछ स्पेसिफिक होता है हर एक ऑर्गेनेल के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने वाला सिग्नल रहेगा तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाएगा, और जिनके पास कोई सिग्नल नहीं है उसको साइटोसोल में ही वो रह जाएंगे, और जिनके पास क्लोरोप्लास्ट वाला रहेगा उनको क्लोरोप्लास्ट में भेज देंगे।
ठीक है, जिनके पास पेरोक्सिसोम वाला रहेगा पेरोक्सिसोम में भेज देंगे। तो कुल मिला के ध्यान ये रखना कि साइटोसोलिक वाले कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो माइटो में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, ये 3 मेन हैं और एक और आता है न्यूक्लियस में चौथा। ये 4 मेन ऑर्गेनेल है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें अलग अलग सिग्नल होगा। अब वो सिग्नल कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए इसके पास बेसिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक अमीनो एसिड होगा। अगर न्यूक्लियस में जाना है, न्यूक्लियस में जाने के लिए एक स्पेसिफिक सिग्नल होता है, क्या होता है, एनएलएस जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। ये न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल क्या होगा, ये लाइसिन रिच होता है, लाइसिन, इसमें लाइसिन पाया जाता है, ठीक है, इसमें। तो जिस सीक्वेंस के पास लाइसिन का मतलब उसके पास लाइसिन प्रेजेंट है, लाइसिन कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, तो उसको न्यूक्लियस में भेज दिया जाएगा। जिसके पास कोई सिग्नल नहीं होगा वो तो साइटोसोल में ही रह जाएगा। पेरोक्सिसोम में जाने के लिए कौन सा सिग्नल चाहिए होता है, इसके पास होता है COO माइनस SKL, ठीक है। तो ये इसके पास ये SKL सिग्नल होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास ट्रांजिट पेप्टाइड सिग्नल होता है, ट्रांजिट पेप्टाइड। तो जिस प्रोटीन के सिंथेसिस में ट्रांजिट पेप्टाइड बनते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट में भेज दिया जाता है, ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। इसी तरह हम सिक्रेटरी की बात करें तो सिक्रेटरी वाला, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये वाले प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि इनका स्टार्ट तो होता है सिंथेसिस साइटोसोल में, लेकिन ये सिंथेसिस के साथ ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये इनका ट्रांसपोर्ट होता है ER में, ठीक है। फिर फर्दर ये ER से जाते हैं गोल्जी में। सबसे पहले तो ER में ही जाएंगे, ER से गोल्जी में जाएंगे, गोल्जी में इनकी कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अलग अलग जगह। जैसे कि इसको ER के ल्यूमेन में दोबारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ER के ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट दोबारा कर सकते हैं, ER के मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ER के मेम्ब्रेन पे करेंगे और कहाँ करते हैं इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, लाइसोसोम पे करते हैं, लाइसोसोम पे। और इनके सीक्वेंसेस भी होते हैं, मतलब इनको भी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास सीक्वेंस होगा। तो इसमें सीक्वेंसेस की बात करें तो ER के ल्यूमेन में अगर डालना है, मतलब ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ल्यूमेन के लिए क्या चाहिए, इसके पास चाहिए KDEL, ये सीक्वेंस चाहिए। और अगर मेम्ब्रेन पे ले जाना है तो KKXX, ये सीक्वेंस चाहिए, डन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है तो इसके पास NPXY सीक्वेंस होना चाहिए। और अगर लाइसोसोम में जाना है तो इसके पास मैनोज के ऊपर मैनोज का जो 6 होता है पोजीशन, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो ये लाइसोसोम में इसकी ट्रैफिकिंग हो जाएगी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो लिपिड प्रेजेंट है उसके वजह से जो फ्लूइडिटी होगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्वार्सी फ्लूइड नेचर का है। क्वार्सी फ्लूइड मतलब कुछ सॉलिड है कुछ फ्लूइड है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नीदर यूनिफॉर्म फ्लूइड नॉर यूनिफॉर्म जेल। तो ना ही ये यूनिफॉर्मली फ्लूइड है ना ही ये यूनिफॉर्मली जेल है। इसमें क्या होता है, 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन जेल होता है, 50% फ्लूइड होता है, इसीलिए इसको क्वासी फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन TM, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। मेल्टिंग टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट हियर।
जिसको हम बोलते हैं टीएम। टीएम इज मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है? थर्मल मेल्टिंग टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर वेयर बायोमोलिक्यूल चेंज देयर स्टेट। ठीक है, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल जो अपना स्टेट चेंज करेंगे जिस टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। अब जैसे यहाँ बात करते हैं ई कोलाई की। ई कोलाई का टीएम जो होता है वो 37 डिग्री होता है। मतलब 37 डिग्री पे ये क्या है? 50% जेल है और 50% फ्लूइड है। ठीक है, अब इनको हम दो कंडीशन में रखते हैं। अगर हम इनको 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखें तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और अगर 50 डिग्री पे रखें तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब 20 डिग्री पे रख रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर टीएम से ड्रॉप कर रहा है, मतलब टीएम से नीचे जा रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बिलो टीएम अगर जाता है तो लिपिड क्या होता है? हाईली पैक्ड हो जाते हैं। मतलब ठंड बढ़ गई, अगर ठंड बढ़ गई तो सारे लिपिड मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे और वो पैकिंग कर लेंगे। तो जब पैकिंग होती है तो क्या होता है? जेल बनाते हैं वो ना। जब पैक हो जाएगा तो वो तो जेल बनाएगा, जब दूर दूर रहेंगे तब तो वो फ्लूइड बनाएंगे। तो इसका जेल वाला नेचर होता है वो बढ़ जाता है। मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर पर रखने पे वो जेली फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वहीं अगर दूसरा कंडीशन हम डिस्कस करें जिसमें हम 50 डिग्री टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? जो टीएम है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। टीएम इसका 37 था, हम 50 पे रख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे। अब दूर दूर जाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो यही फ्लूइडिटी क्या होती है कि जब लिपिड दूर दूर जाते हैं तो वो फ्लूइडिटी बढ़ती है। डन। तो इसमें क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइडिटी बढ़ती है। टेम्परेचर घटता है तो फ्लूइडिटी घटती है। डन। ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये टेम्परेचर दो और चीज़ों पे ये जो टीएम है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो है कि टीएम कब बढ़ेगा? जब चेन की लेंथ, देखो ये जो चल रहा है ना डिस्कशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी इससे PYQ आ चुका है, मैं बता दूँ तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना कि देखो ये जो टीएम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड की चेन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा फैटी एसिड का चेन होगा उतना ज़्यादा टीएम होगा, और उतना ज़्यादा टीएम होगा तो फ्लूइडिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, टीएम ज़्यादा है मतलब कि टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा ये टीएम फ्लूइडिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो चेन लेंथ बढ़ाने से फ्लूइडिटी कम हो रही है। डन। अब देखो टीएम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसका क्या है कि देखो अनसैचुरेशन कब होगा? अनसैचुरेशन तब होगा जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जितना ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है वो डबल बॉन्ड करते क्या है? वो किंक बना देते हैं, किंक इंड्यूस करते हैं, जिससे लिपिड दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है उसका टीएम उतना कम होता है। टीएम कम होगा मतलब थोड़े से ही टेम्परेचर पे उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो अगर ऐसे बात करें कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जितना ज़्यादा होगा फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी, और चेन लेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्लूइडिटी उतनी कम होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख दें, यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगी, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जितना ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं लिखते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो चेन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। जितना ज़्यादा चेन लेंथ उतना ज़्यादा टीएम, तो फ्लूइडिटी कम हो गई। और ये क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी 1 फ्लूइडिटी। डन। मतलब जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी।
अब आगे देखें, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर इसको बार बार याद करें तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब ई कोलाई को हमने 4 डिग्री पे रखा, ठीक है। इसका टीएम क्या था, यहाँ पे हम इसका टीएम 25 डिग्री ले रहे हैं। इसको 4 पे रखा तो क्या होगा, इसकी लिपिड कंपोजिशन में चेंज आएगा। अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 4 डिग्री पे रखने पे क्या हो रहा है, टीएम से कम टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर यहाँ घटा रहे हैं तो फ्लूइडिटी यहाँ कम होगी। फ्लूइडिटी कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ फ्लूइडिटी कम हो रही है तो हमें फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लूइडिटी बढ़ाता है। और हमें चेन लेंथ को छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा जब चेन लेंथ होता है तो वो फ्लूइडिटी को घटाता है। अगर हम चेन लेंथ को कम कर देंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमें फ्लूइडिटी को बढ़ानी है, फिर अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको कम करेंगे, ठीक है। अब अगर इसी ई कोलाई को 50 डिग्री पे रख देंगे, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई कर दें, तो ये टीएम से अगर हाई टेम्परेचर हो गया है, टीएम से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है, मतलब फ्लूइडिटी को कम करना है। कम कैसे होगा, देखा हमने यहाँ पे कि चेन लेंथ जब फैटी एसिड का बढ़ाते हैं तो फ्लूइडिटी कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, चेन लेंथ को बढ़ा देंगे। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बढ़ाने में फ्लूइडिटी बढ़ रही थी तो हमें तो कम करनी है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कम कर देंगे और सैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ा देंगे। ये सारे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसको अगर हम समराइज़ करें, ये जो फ्लूइडिटी वाली चीज़ें हैं समराइज़ करें तो क्या है, हाई टेम्परेचर पे अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड देखने को मिलेगी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड देखने को मिलेगी ताकि वो मेंटेन करके रखें। उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा देखने को मिलेगी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे है तो वहाँ पे शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड होगा और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड कम अमाउंट में होगा। आगे जो टॉपिक है जो हमने लिपिड में छोड़ रखा था, यहाँ पे हमारा प्रोटीन कंप्लीट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज यूनिक स्टेरॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड प्लांट। तो ये क्या होता है, ये एनिमल में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट है। और किस में एब्सेंट है, बैक्टीरिया एंड प्लांट, इसमें एब्सेंट है, एब्सेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक 27 कार्बन का कंपाउंड है। इट हैव मल्टीपल साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब इसके पास मल्टीपल साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 27 कार्बन का कंपाउंड है। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्लेइंग टेम्परेचर बफर रोल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, टेम्परेचर बफर रोल, ये फ्लूइडिटी में हेल्प करता है। टेम्परेचर बफर रोल, टेम्परेचर के को मेंटेन करके रखेगा जिससे हमारी फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल फिट बिटवीन 2 लिपिड मॉलिक्यूल, 2 लिपिड के बीच में एक कोलेस्ट्रॉल फिट हो जाता है। और अगर इसकी बायोसिंथेसिस की बात करें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसकी बायोसिंथेसिस होती है। लिपिड में जैसा हमने देखा था ना, लिपिड में क्या चीज़ था, 3 चीज़ था, एक तो फॉस्फोलिपिड थे, दूसरा स्टेरॉल था और तीसरा ग्लाइकोलिपिड था। तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसमें जो ग्लिसरॉल बेस्ड वाले होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। स्फिंगोमाइसिन वाले जो होते हैं वो बनते हैं गोल्जी में। और जो यहाँ पे स्टेरॉल हम देखें, स्टेरॉल भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है। और जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो कहाँ बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं हमने डिस्कस नहीं किया, छोड़ो मुझे याद भी नहीं है। अब देखेंगे हम, कोलेस्ट्रॉल देख लिया, कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं। हाँ, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं, 2 लिपिड के बीच में घुस जाता है और इस तरह से ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब देखो, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फ्लूइडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो जल का फेज बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मूवमेंट
लिपिड के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसका एक और फंक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्ट लिपिड मूवमेंट। अब आगे हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड होता है, जैसे 50% फ्लूइड होता है, 50% जेल होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, नो यूनिफॉर्म फ्लूइडिटी एंड नो जेल नेचर, यूनिफॉर्म नेचर, ठीक है। इसमें तो हमने जो देखा वो क्वासी नेचर वही चीज़ है। अब लिपिड ड्राफ्ट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। लिपिड ड्राफ्ट, व्हाट इज लिपिड ड्राफ्ट? लिपिड ड्राफ्ट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। लिपिड ड्राफ्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है स्फिंगो। एक्चुअली ये डिवीज़न नहीं है, ये दो चीज़ से मिल के बना है, तो ये इस तरह से डिनोट करना गलत हो जाएगा। यहाँ पे होता है कोलेस्ट्रॉल प्लस स्फिंगो लिपिड। तो इसमें दो लिपिड ड्राफ्ट किस किस चीज़ से बना है, एक तो कोलेस्ट्रॉल से, दूसरा स्फिंगोलिपिड से। डन। अब स्फिंगोलिपिड में क्या है, स्फिंगोमाइलिन आ गया। स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड दो चीज़ें हो गई स्फिंगोलिपिड में। अब देखते हैं साइज ऑफ लिपिड ड्राफ्ट। साइज ऑफ लिपिड ड्राफ्ट आर like 100 to 200 nanometer. और लिपिड ड्राफ्ट आर ट्रांजिएंट इन स्ट्रक्चर, लिपिड ड्राफ्ट आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो लिपिड ड्राफ्ट को फर्दर और एक्सप्लेन करें तो क्या है कि इसका फंक्शन कहाँ होता है लिपिड ड्राफ्ट का, तो दे एरिगेट प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट या फिर एंडोसाइटोसिस। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर एंडोसाइटोसिस होने वाला हो वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे मेम्ब्रेन को रिजिड बनाना है, इसलिए ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो क्या है कि सम प्रोटीन्स एंड लिपिड कंसंट्रेट एट वन पोजीशन। तो कुछ प्रोटीन हुआ और कुछ लिपिड हो गए। अब प्रोटीन और लिपिड आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और ये एक टेम्पररी होता है और डायनेमिक होता है, मतलब ये चेंज हो जाएगा। ये उस टाइम के लिए बस इकट्ठे होते हैं जब एंडोसाइटोसिस करनी हो या किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना हो। कोलेस्ट्रॉल, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल, मतलब कि पीआई, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो सिग्नलिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने बात कर लिया। अब कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट दिए गए थे फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को प्रूव करने के लिए। तो हम क्या आगे डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। पहला एक्सपेरिमेंट है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ये किसने दिया था, ये दिया था फ्राई एंड ईडीडीन ने, ठीक है। इन्होंने दिया था सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, एक ह्यूमन सेल लिया था, एक माउस सेल लिया था। दोनों को अलग अलग तरीके से इन्होंने टैग कर लिया था। अब दोनों को फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद क्या देखा इन्होंने देखा कि एंटीबॉडी इन्होंने डाला पहले तो स्टार्टिंग में ही एंटीबॉडी इन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन सेल लिया, एक माउस सेल लिया, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद इन्होंने दो अलग अलग टेम्परेचर पे इनको रखा, इन सेल्स को। एक कंडीशन में 4 डिग्री पे रखा और दूसरे कंडीशन में 25 डिग्री पे रखा, ठीक है। और ये जो थे ह्यूमन सेल वो अलग फ्लोरेसेंट प्रोटीन से टैग थे, जैसे समझ लो ग्रीन से टैग थे, और जो माउस सेल वाले हैं वो रेड से टैग थे। तो दोनों अलग अलग फ्लोरेसेंट से टैग थे। फिर जब इन्होंने इसको फ्यूज़ करने के बाद सेपरेट किया, मतलब सेपरेट नहीं किया, फ्यूज़ करने के बाद अलग अलग कंडीशन पे रखा, आधे सेल्स को अलग कंडीशन पे, आधे सेल्स को अलग कंडीशन। तो इन्होंने क्या किया कि
पहले कंडीशन में 4 डिग्री पे रखा, दूसरे कंडीशन में 25 डिग्री पे रखा। जो 4 डिग्री वाला कंडीशन है जिसमें सेल प्रेजेंट है, फ्यूजन सेल, इसमें हमने एंटीबॉडी डाला ह्यूमन सेल के प्रोटीन के अगेंस्ट, जो रोडामीन था, मतलब और जो ये माउस के अगेंस्ट था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डाला जो फ्लोरेसिन था। तो जो माउस वाला है वो ग्रीन ग्लो करेगा और जो ह्यूमन वाला है वो रेड कलर से फ्लोरेसेंस देगा। तो इसके बाद क्या किया, जब 4 डिग्री पे रखा तो उसको फर्दर आगे ऑब्जर्व किया, और जो 25 डिग्री पे रखा उसको भी ऑब्जर्व किया। उसको क्या किया, 30 मिनट के लिए दोनों को ऑब्जर्व किया गया। तो इससे देखा गया कि जब 30 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो जो 4 डिग्री पे रखा गया था उसमें तो आधे सेल में हमें रेड फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है, आधे सेल में ग्रीन फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इसको हमने 25 डिग्री पे रखा तो 25 डिग्री पे क्या होता है कि मिक्स हमें देखने को मिलते हैं, एक बार रेड फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। इससे हमें ये पता चलता है कि लिपिड की फ्लूइडिटी बढ़ रही है 25 डिग्री पे रखने पे, और वो जो लिपिड हैं वो मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो इस तरह से इन्होंने इसको प्रूव किया था। अब आगे हम बात करेंगे फ्रैप एक्सपेरिमेंट की। दूसरा है फ्रैप। क्या है? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो फोटो ब्लीच करने के बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है, इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं फ्रैप एक्सपेरिमेंट। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम फ्लोरेसेंस देते हैं। पहले तो लाइट देंगे तो कुछ जो फ्लोरेसेंस हमें पता है, जो फ्लोरेसेंट प्रोटीन है उस पर लाइट देने के बाद वो फ्लोरेसेंट फोटो ब्लीच हो जाता है, मतलब वो लाइट ग्लो करना बंद कर देते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको देखेंगे। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर स्टडी द डिफ्यूज़न ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड। अब जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड है ये डिफ्यूज़न शो करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड लेटरल मूवमेंट। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को पता चलती है, इसमें प्रोटीन का डिफ्यूज़न, मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है और लिपिड है उनका डिफ्यूज़न पता चलता है। इसमें जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हम इसमें पता कर पाते हैं, और इसमें जो लेटरल मूवमेंट हो रहा है लिपिड और मेम्ब्रेन का वो भी पता चल पाता है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सेल लेंगे, उसके मेम्ब्रेन को, उसके लिपिड को हम टैग कर देंगे कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से। उसके बाद हम उसमें लाइट डाल देंगे, उसके ऊपर हमने समझ लो अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दिया। अल्ट्रावायलेट लाइट जिस एरिया पे डालेंगे वो एरिया फोटो ब्लीच हो जाएगा, मतलब वो कुछ टाइम बाद ग्लो करना बंद हो जाएगा, उसमें हमें कोई भी लाइट फ्लोरेसेंट होते हुए नहीं दिखेगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद हम उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो कुछ देर बाद हमें दिखता है कि दोबारा से वो पूरा ग्लो करने लगा है, पूरा सेल ग्लो करने लगा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फोटो ब्लीच वाला एरिया है उसको किसी ने उसके बीच में जो फोटो ऑलरेडी फ्लोरेसेंस दे रहे हैं वो वाले लिपिड मूव करके बीच बीच में आ गए। इसका मतलब कि लिपिड का लेटरल मूवमेंट हुआ है और यहाँ पे डिफ्यूज़न हुआ है मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड का। तो इस तरह से इसको हम प्रूव किया है, मतलब हमने नहीं, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया। अब इस जो ये एक्सपेरिमेंट है कि हम इसमें पता कर पा रहे हैं डिफ्यूज़न जो है, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसमें हमें डिफ्यूज़न रेट दे देता है अलग अलग मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल 1, 2, 3 तीनों का अलग अलग डिफ्यूज़न रेट दे दिया है। और हमसे अब ये पूछा है कि जो तीनों प्रोटीन है M1, M2, M3 मान लेते हैं, 3 प्रोटीन हैं। अब हमसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन से वाले प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और इससे पूछा गया था एक और, कि कौन से प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे कम बार क्रॉस करेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन करेंगे और सबसे कम बार कौन करेंगे। तो जैसे इसमें देखने को मिलता है कि जिसका डिफ्यूज़न रेट सबसे कम है, मतलब अगर
अगर कोई प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम क्रॉस कर रहा है तो वो डिफ्यूज़ होने में उसको प्रॉब्लम होगा। अगर वो एक ही बार में क्रॉस कर रही है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे कोई प्रोटीन एक ही बार क्रॉस कर रहा है तो ये ईजिली डिफ्यूज़ होकर दूसरी तरफ जा सकता है। वहीं अगर दूसरा प्रोटीन है कि वो कई बार क्रॉस कर रहा है तो वो ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। तो हमें ये कैसे हम पता करेंगे? जिसका डिफ्यूज़न रेट सबसे कम है, मतलब कि वो मल्टीपल टाइम क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो मिनिमम टाइम उसमें क्रॉस कर रहा है। तो जो मिनिमम वाला होगा उसका हम मिनिमम टाइम जो क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा में, उसका आंसर हो जाएगा जिसका डिफ्यूज़न रेट सबसे कम है, ठीक है। मिनिमम टाइम जो क्रॉस कर रहा है उसका डिफ्यूज़न रेट सबसे कम होगा ना, कि वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। मिनिमम टाइम, जैसे समझ लो एक ही बार में क्रॉस किया तो इसका डिफ्यूज़न रेट सबसे हाई होगा। तो इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। अब तो हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके हमें ये प्रूव कर दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है और वो उसमें डिफ्यूज़न शो करता है, वो मूवमेंट शो करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये फ्लूइडिटी जो होती है इसका रीज़न क्या क्या है। तो इसमें देखो मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न इसमें क्या होता है कि लेटरल जो मूवमेंट होता है लिपिड का, तो मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन लीफलेट कॉल्ड लेटरल मूवमेंट। एक ही लीफलेट, मतलब ये बाहर वाली लीफलेट है तो सिर्फ बाहर वाले लिफलेट में यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, मतलब नीचे वाले लिफलेट के साइड में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे वाले क्या कहते हैं, मूवमेंट को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है, जो लेफ़्ट और राइट सिर्फ मूव करे। तो दिस मूवमेंट वुड बी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, किसी में भी हो सकता है। तो जो फ्लूइडिटी होता है उसका सबसे मेन कारण यही होता है, लेटरल मूवमेंट इज़ द मेजर रीज़न फॉर द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अब दूसरा एक और रीज़न आता है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिपिड बाय इट्स ओन एक्सिस बाय 360 कॉल्ड रोटेशन। अब जैसे इसमें इसको क्लियर करें, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक लिपिड है और यहाँ पे ये दूसरा इधर का लिपिड है। अब क्या हुआ, ये क्रॉस करके इधर आ गया, ये क्रॉस करके इधर चला गया, अब ये यहाँ आ गया और ये क्रॉस करके इधर चला गया। तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेशन हो गया। अब ये 360 डिग्री ऐसे उठ के ऐसे आ गया, तो इस 360 डिग्री रोटेशन को हम बोल रहे हैं रोटेशन। और इसके वजह से ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और इसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। अब देखो तीसरा होता है रीज़न फ्लैक्सेशन। क्या है? मूवमेंट ऑफ लिपिड बाय इट्स ओन एक्सिस। अब ये देखो, ये जो लिपिड है ये अपने ही एक्सिस पे ऐसे रोटेट करके घूम गया, तो ये जो मूवमेंट है ये 180 डिग्री का होगा और ये जो रोटेशन था ये 360 डिग्री का था, ठीक है। तो फ्लैक्सेशन क्या है? 180 डिग्री रोटेशन है, तो ये अपने एक्सिस पे ही मूवमेंट शो कर रहा है। अब चौथा तरीका होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होगा? अगर फ्लिप होगा मतलब ऊपर वाले जो लिपिड है वो नीचे की तरफ आ गए और नीचे वाले मेम्ब्रेन लिपिड अगर ऊपर की तरफ जाए तो उसको फ्लॉप बोलते हैं, और ऊपर से नीचे आने को फ्लिप बोलते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ऑल द फंक्शनल रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डन बाय द प्रोटीन। तो जितने भी फंक्शनल रोल होते हैं वो प्रोटीन करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो फंक्शन करना होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो प्रोटीन करता है, और जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो लिपिड बनाता है। कोई भी ट्रांसपोर्टर बनाना हो या कोई भी एंडोसाइटोसिस जैसे करना है तो स्ट्रक्चर जो बनाना हो वो सारा लिपिड काम करेगा। प्रोटीन जो फंक्शन करना होगा ना मेम्ब्रेन का, वो फंक्शन करता है प्रोटीन। अब देखो इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस में आते हैं परमिएबिलिटी बैरियर। परमिएबिलिटी बैरियर मतलब किसके लिए परमिएबल होना है, किसके लिए परमिएबल नहीं होना है। तो परमिएबिलिटी बैरियर की अगर हम बात करें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा परमिएबल कौन से होते हैं? गैस होते हैं। उसके बाद होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर के बाद होते हैं पोलर वाले, और पोलर में भी जो स्मॉल होते हैं वो। उसके बाद जो पोलर लार्ज होंगे, और ये भी ईजिली परमिएबल नहीं होंगे। इसके लिए अलग अलग ट्रांसपोर्टर वगैरह यूज़ करेंगे, आगे हम इसके डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद चार्ज वाले सबसे लेस परमिएबल होते हैं, चार्ज आयंस।
इसके लिए तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो चार्ज होंगे वो उससे स्पेसिफिक शो करेंगे, वही वाले इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा फंक्शन होता है एंजाइमेटिक फंक्शन, मतलब कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम की तरह भी फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा कि मेम्ब्रेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 बनाते हैं, वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एंजाइम की तरह भी वो काम कर सकते हैं। अब तीसरा है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन। अब एक सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और ये दूसरा सेल है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना, तो वहाँ पे भी प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। तीसरा है सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर बनता है, ये रिसेप्टर भी प्रोटीन का ही बनता है, और जो यहाँ से सिग्नल आता है वो इससे बाइंड करता है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट मतलब कि कुछ प्रोटीन्स मिलके यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बनाएंगे, इससे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही अंदर या फिर बाहर जा सकते हैं। अब जब हमने ये सब डिस्कस कर लिया, तो अब हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है की बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दो तरह के। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है, तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आर थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, मतलब नेगेटिव में होगा। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये क्या होगा, सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा थर्मोडाइनमिकली नॉन फेवरेबल होगा, इसमें जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कैसे एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी की हाइड्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, लाइट यूज़ करके, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज़ करके। वहीं पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है। जो इसमें मेन रिएक्शन है वो क्या होता है, जैसे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका मेन रिएक्शन का डेल्टा जी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कपल्ड रिएक्शन करते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल को एक साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये कपल्ड रिएक्शन करके ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें सब्सटेंस क्या होगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसमें दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट का रेट जो होगा बहुत ही स्लो होगा। इसमें लगभग 10 से लेकर 10⁻², मतलब पर मीटर पर सेकेंड तक ही ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें डिफ्यूजन मेडिएटेड बाय लिपिड बाइलेयर इज ए सिंपल डिफ्यूजन। इसमें गैसियस नॉन पोलर स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसमें फैसिलिटेटेड की बात करें तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रेट बहुत ही फास्ट होता है, 10⁵ से लेकर 10⁷ पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ट्रांसपोर्ट होता है। और इसका डिफ्यूज़न इज़ मेडिएटेड बाय ट्रांसपोर्टर आयन चैनल्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो गए। इसमें पोलर लार्ज साइज के या फिर चार्ज आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।